हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 27 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 27 अगस्त। तो 27 अगस्त की शुरुआत करेंगे हम जन्मदिन से, जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलो जी, सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेंगे। इनका नाम तो आप जानते ही हैं, इनको हम द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं। तो पहला आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। रिक्त स्थान एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान हैं जिन्हें द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे क्या नाम आएगा। तो आपको लिख देना है दिलीप सिंह राणा। तो इनका मूल नाम क्या है, इनको हम दिलीप सिंह राणा के नाम से जानते हैं, दिलीप सिंह राणा। लेकिन ये प्रसिद्ध किस नाम से हुए हैं, द ग्रेट खली के नाम से हुए हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1972 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म हुआ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर पड़ता है, तो ये तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये द ग्रेट खली। किस वजह से जाने गए पूरे भारतवर्ष में, तो ये WWE में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, है ना। तो WWE का जो ये नाम मिला है इनको द ग्रेट खली, जिससे हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इनको अपनी पेशेवर कुश्ती की शुरुआत करने का मौका कब मिला था, 2000 में। यानी कि आज से 24 साल पहले इन्होंने अपनी शुरुआत की थी पेशेवर रेसलिंग के लिए, ठीक है। और इसके साथ में ये फिल्मों में काम भी कर चुके हैं, यानी कि एक अभिनेता भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 4 हॉलीवुड मूवीज में काम किया है जो अंग्रेजी भाषा में बने। बॉलीवुड मूवीज में भी इनको काम करने का मौका मिला, कई टेलीविजन शोज में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है ना। 7 फीट 1 इंच इनका कद है। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं ये WWE रेसलिंग, उसमें फोटोज ली गई हैं। ये कौन है, रियो मिस्टेरियो। तो ये मेरे पसंदीदा हैं। हालांकि आप सभी को पता है ये जो WWE होता है ये स्क्रिप्टेड होता है, वास्तविक नहीं होता है, पूरा स्क्रिप्टेड होता है ये। तो इस प्रकार। तो चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, केवल आप चेहरा देख लीजिए। आपने ये चेहरा पहले भी कभी देखा होगा किसी गेम्स में। तो तलवार इनके हाथों में है, तो आप ये कह सकते हैं भारतीय तलवारबाजी करने वाली क्या है, ये खिलाड़ी हैं, तलवारबाज खिलाड़ी आप इनको बोल सकते हैं। तो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे। एशियाई चैंपियनशिप में तलवारबाजी में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा।
अगर आपने लिखा होगा इसमें भवानी देवी तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शन जो लिखे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले भवानी देवी के बारे में बात कर लेते हैं। भवानी देवी, इनका वैसे पूरा नाम क्या है? इनको हम C.A. भवानी देवी के नाम से जानते हैं। चदलबदा अनंधा सुंदरमन भवानी देवी इनका पूरा नाम है। नाम से आपको पता लग गया होगा कि हमारे भारत के दक्षिण क्षेत्र में इनका जन्म हुआ होगा। इनका जन्म आज ही के दिन 1993 में चेन्नई में हुआ था। और चेन्नई आपको पता ही है कौन से राज्य में है, तो ये तो तमिलनाडु में है। भवानी देवी मूल रूप से तमिलनाडु से बिलोंग करती है और इन्होंने सबसे पहली बार ओलंपिक में प्रवेश किया था। भारत की तरफ से अगर देखा जाए तलवारबाजी में ओलंपिक की तरफ से सबसे पहली बार एंट्री किसने की थी, तो नाम आता है इन्हीं का। और इन्होंने शुरुआत कहां से की थी? टोक्यो ओलंपिक में ये गई थी। पहली बार भारत की तलवारबाजी देखने को मिली थी ओलंपिक खेलों में, और वो ओलंपिक खेल कौन सा था? टोक्यो ओलंपिक था ये। तो अब जैसे हम बात करें भवानी देवी के बारे में, तो ये तो आपको पॉइंट पता लग गया। सबसे पहली शुरुआत इन्हीं की थी। एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने जो मेडल जीता था, कौन सा मेडल जीता था? वो इनका कांस्य पदक था, इंग्लिश में कहें तो ब्रोंज मेडल था। लेकिन इन्होंने शुरुआत तो की तलवारबाजी में। अभी तक कोई महिला कोई मेडल जीत नहीं पाई थी। पहली बार कोई मेडल जीता तो किसने जीता? भवानी देवी ने जीता। तो भारत का नाम ओलंपिक के इतिहास में भी दर्ज किसने करवाया तलवारबाजी के क्षेत्र में? तो भी नाम आप इन्हीं का लिख देना। ठीक है, तो आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। बाकी ऑप्शंस बात कर लेते हैं हम। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ये किस खेल से संबंधित रही, तो ये रेसलिंग से संबंधित हैं। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला अगर आपसे पूछी जाए तो फिर नाम इनका आएगा। ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली महिला, जीतने वाली महिला नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो मेडल सबसे पहले इन्होंने ही जीता था। कौन से क्षेत्र में? रेसलिंग में। मनु भाकर के बारे में आप जानते होंगे। मनु भाकर ने अभी जो 2024 के पेरिस ओलंपिक खेल हुए हैं उनमें इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, दोनों ही कौन से मेडल जीते हैं? ब्रोंज मेडल जीते हैं। और किस क्षेत्र में? निशानेबाज में, यानी कि शूटिंग करती हैं ये। 2 ब्रोंज मेडल इन्होंने जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड ये बना कि ओलंपिक के इतिहास में किसी भी ओलंपिक के एक संस्करण में 2 मेडल जीतने वाला कोई भारतीय खिलाड़ी है तो नाम आएगा इन्हीं का। मनु भाकर का जो एक महिला निशानेबाज खिलाड़ी हैं। पहला मेडल इन्होंने जीता, खाता भी इन्होंने ही खोला था ब्रॉन्ज मेडल जीतकर। दूसरा मेडल इन्होंने मिश्रित जीता था सरबजोत सिंह के साथ मिलकर। विनेश फोगाट के बारे में तो आपको पता होगा, ये कुश्ती की पहलवान हैं और फाइनल में पहुंचकर इन्होंने नया आयाम स्थापित कर दिया था। कुश्ती के क्षेत्र में कोई महिला फाइनल में नहीं पहुंची थी, लेकिन इनको 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया। और अभी थोड़े ही दिन पहले आपको पता है इनका स्वागत भी किया गया था। अभी थोड़े ही दिन पहले इनका जन्मदिन भी था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। हम बात कर रहे थे C.A. भवानी देवी के बारे में। भवानी जो हैं वो तलवारबाज हैं और इन्होंने जो BBC में एक इंटरव्यू दिया था उसके दौरान इन्होंने ये बातें कही। मुझे खुशी हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार मन की बात में मेरी प्रशंसा की और मेरी मां के बारे में बताया। मैं बस इतना जानती हूं कि मैं पदक हासिल करती हूं और जीतती हूं, लेकिन मेरी उपलब्धि के पीछे मेरी मां की कड़ी मेहनत के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। मोदी जी ने इसे समझा और इसके बारे में बात की, इससे मुझे और अधिक उत्साह मिला। तो ये इन्होंने BBC के साथ जो एक इंटरव्यू था उसमें ये बातें कही। तो ये जो है ये एक फोटो आप दिखाई दे रही होगी। तो पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने जाना था तो वहां पर ये अयोग्य करार दे दी गई, लेकिन वहां पर ये पहुंच नहीं पाई थी। तो ये आप देख सकते हैं, यही है भवानी। ठीक है ना, भारतीय महिला तलवारबाज। आज इनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई हो।
अब चलो हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम है एन वी रमन। एन वी रमन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका भी आज जन्मदिन है। 27 अगस्त 1957 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कृष्णा। और जैसे बात करें ये किस रूप में जाने गए हैं, तो ये हमारे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश रहे। 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया है। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए इन्होंने कब से कब तक कार्य किया, तो 24 अप्रैल 2021 से लेकर 26 अगस्त 2022 तक इन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। अब आप अंदाजा लगा पाएंगे सही, तो आप ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, और ये जो न्यायाधीश हैं ये कौन से नंबर के हैं? 48 में मुख्य न्यायाधीश थे एन वी रमणा, जिनका आज जन्मदिन है। और वर्तमान में कौन है, तो नाम आएगा डी वाई चंद्रचूड़ का। डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये कौन से नंबर के हैं, तो ये अभी वर्तमान के हैं और 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में है ये। इन्होंने कब शपथ ग्रहण की थी, तो ये 9 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश बने थे और इन्होंने शपथ ग्रहण की थी मुख्य न्यायाधीश के लिए। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। थोड़ा सा आप इनके बारे में जान लीजिएगा, थोड़ी और ज्यादा जानकारी, ठीक है ना। कई बार आपसे पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तो फिर आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 124 के खंड 2 में यह कहा गया है, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जयंती से। जिनकी आज जयंती है इनके बारे में आपने जरूर जानकारी हासिल की होगी। इनका नाम है नॉर्मन फोस्टर रैमजे। रैमजे या फिर रैम से भी लिखा आएगा आपको। तो इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 27 अगस्त 1915 को। कहां पे इनका जन्म हुआ था? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है वो कहां पर है, तो यूएसए में है, बिल्कुल सही बताया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 नवंबर 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब जैसे बात करें किस वजह से जाने गए हैं, तो ये एक क्वेश्चन आप पहले बताओ इनके बारे में। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी नॉर्मन फोस्टर रैमजे को किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जल्दी से बताओ। फिजिक्स के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला था, कब मिला? तो अगर आपने लिखा होगा 1989, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये अमेरिका के ये क्या थे? भौतिक वैज्ञानिक थे। भौतिकी विज्ञानी लिख सकते हैं। और भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1989 में। आज इनकी जयंती है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसकी याद में हुई? तो अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उनकी याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलो जी, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो शुरुआत करेंगे हम इनसे। इनका नाम क्या है? आपने जरूर इनके बारे में जानकारी हासिल की होगी। रविंद्र केलकर इनका नाम है। रविंद्र केलकर की आज पुण्यतिथि है। आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे रविंद्र केलकर के बारे में। कोंकणी साहित्य के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले रविंद्र केलकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रविंद्र केलकर कितने महान
साहित्यकार हुए होंगे जिनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मिला। कब की बात है? जब इनको ये सम्मान मिला 2006 में मिला था, ठीक है ना। तो इसमें आपको और बातें आपको बता देते हैं। 7 मार्च 1925 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गोवा में इनका जन्म हुआ था। कोंकण तट आपने सुना होगा। कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो गोवा के क्षेत्र में बोली जाती है। 27 अगस्त 2010 को इनकी मृत्यु हुई थी। किस वजह से इन्होंने अपना नाम कमाया? तो ये कोंकणी भाषा में लिखने वाले एक बेहतरीन साहित्यकार हुए हैं। कोंकणी के अलावा इनको अलग अलग भाषाओं का भी ज्ञान था। जैसे बात करें हिंदी भाषा की, बात करें मराठी भाषा की और गुजराती भाषा के बारे में भी इनको बखूबी अच्छी जानकारी थी। लेकिन कोंकणी साहित्य में इनका नाम बड़ी शान से लिया जाता है और इस वजह से इनको भारत सरकार ने सम्मानित किया था पद्म भूषण से। इनकी मृत्यु होने से 2 साल पहले भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था 2008 में, ठीक है। और फिर इनको एक पुरस्कार जो है आपको ध्यान में रखना है, जिसे हम कहते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? 1977 में, ठीक है। फिर ऐसा महसूस किया गया कि इनको एक और बड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए, तो फिर इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया, जिसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं। और ये पुरस्कार इनको कब मिला था? 2006 में मिला था। क्लियर हुआ? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इनको दोनों ही पुरस्कार मिले थे। अब चलो जी हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम है ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में भी आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। आज इनकी भी पुण्यतिथि है। चलो पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, पहले इनको किस वजह से, किस नाम से लोग जानते थे? इनको ऋषिकेश दा के नाम से जाना जाता था। ऋषिकेश दा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 30 सितंबर 1922 को हुआ था। 30 सितंबर 1922 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में है। मुखर्जी, चट्टोपाध्याय, सेन, ये लगभग जो सरनेम के लोग हुए हैं ज्यादातर बंगाल क्षेत्र में ही हुए हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 अगस्त, सॉरी, आज के दिन ही हुई थी। 1 मिनट रुकना, जरा कलर चेंज कर लेते हैं। तो आज के दिन ही इनकी मृत्यु हुई। 27 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हुई थी। किस वजह से ये जाने गए? तो ये निर्देशक रह चुके हैं, फिल्म निर्देशक। कौन सी फिल्मों में इन्होंने निर्देशन कार्य किया था? तो मेनली हिंदी भाषा के लिए ये जाने जाते रहे हैं। हिंदी भाषी फिल्मों में इन्होंने निर्देशन कार्य किया। जैसे कुछ मूवीज की बात करें, गोलमाल आपने मूवी देखी होगी, अभिमान, सत्यकाम, चुपके चुपके, नमक हराम, इस प्रकार की मूवीज में इन्होंने निर्देशन कार्य किया था। और इनको पुरस्कार दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए थे ऋषिकेश दा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो सिनेमा के जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना। तो चलो पहले आप इनके बारे में इसी संबंध में बता दीजिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमा की दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये बात तो ठीक लिखी हुई है, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें बताना है जो कथन सही नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता सायरा बानो थी क्या? ये गलत लिखा हुआ है। इसी वजह से हम बी ऑप्शन टिक कर देंगे। सायरा बानो नहीं थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री।
तो नाम किसका आता है? देविका रानी का नाम आता है। देविका रानी को सबसे पहले दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये अभिनेत्री हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जानी जाती रही। सबसे पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक है और फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, केवल दूसरा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। इसी वजह से आपको दूसरा ऑप्शन टिक कर देना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर साल दिया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देविका रानी को मिला ये पुरस्कार, उसके बाद BN सरकार को मिला, फिर पृथ्वीराज कपूर को मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सी जानकारी हासिल कर लेंगे इनके बारे में। तो भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के सम्मान। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। चलो जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये वही है जो आज़ादी के समय में यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आया था। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें इस माउंटबेटन के बारे में, 25 जून 1900 में जन्म हुआ था इस माउंटबेटन का। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और माउंटबेटन की मृत्यु कब हुई थी? 27 अगस्त 1979 को मृत्यु हुई थी। यानी आज़ादी के बहुत सालों बाद मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? आयरलैंड में। तो पहले जब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, ये वही माउंटबेटन है जिसके समय में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। तो आप ये क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? जल्दी जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा 1947 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। तो आप ये कह सकते हैं आज़ादी से पहले, यानी कि अंग्रेज हमें छोड़कर गए, तो उस समय आप कहेंगे कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय, तो फिर नाम किसका आएगा? नाम लिख देना माउंटबेटन का। हमें आज़ादी मिली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किस दिन? 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी मिलने के बाद भी हमने इस लॉर्ड माउंटबेटन को अधिकारी के रूप में बनाए रखा। तो आप कहेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल। तो फिर नाम किसका आएगा? तो भी नाम आएगा माउंटबेटन का। ठीक है ना। फिर बाद में माउंटबेटन को ये पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद में आपको पता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो फिर नाम किसका आता है? सी राजगोपालाचारी का। सी राजगोपालाचारी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र भारत बना। और गणतंत्र भारत बनते ही इस गवर्नर जनरल पद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और फिर हमें एक नया नाम सुनने को मिला जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूल रूप से कहां से बिलोंग करते थे? बिहार से, जिनको बिहार के लाल के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सत्ता हस्तांतरण करना, यानी कि अंग्रेजों के हाथों में सत्ता थी, अंग्रेजों से भारत की जो ये तरफ हमने सत्ता हस्तांतरित हुए देखी, तो ये किसके समय की बात है? माउंटबेटन के समय की बात है। तो आप ये बताइएगा सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन को किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? किस समय बनाया गया? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कमेंट में बताना कि कब से कब तक ये गवर्नर जनरल बनकर रहा था माउंटबेटन। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए।
अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी, केवल करंट अफेयर्स की कक्षा वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। आप हमें यूट्यूब के अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।